Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? About you. I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा विराम चिन्ह के बारे में, तो फिर से चलिए दोहराते हैं विराम चिन्ह होता क्या है। जैसे जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं या फिर वाक्य को लिखते हैं, तो वाक्य को लिखने, वाक्य में यानी कहानी हो, उपन्यास, चाहे जो चीज हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ पल के लिए जो है बीच बीच में रुकना पड़ता है। हम एक ही सांस में सारे टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, पूरे वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं, तो बीच बीच में हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है। तो जो रुकने वाला काम होता है वह कुछ चिन्ह बने हुए हैं, अलग अलग चिन्ह के द्वारा वो रुकने का काम होता है, ठीक है। तो उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में लिखते समय या बोलते समय रुकने के लिए, तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह के प्रयोग से कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी, अगर उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे एक वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो, पूरा वाक्य है, इसका अर्थ निकल रहा है कि उसे रोको मत जाने दो, यानी उसको जाने दीजिए, रोकिए मत, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम विराम चिन्ह लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे? उसे रोको, रोको के बाद लगा दिए विराम, अर्ध विराम लगा दिए, हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिए, तो वह का अर्थ बदल जाएगा। उसे रोको मत जाने दो, यहां उसको जाने से रोकने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसे रोको मत जाने दो। लेकिन वही विराम का चिन्ह हम मध्य के बाद लगाते हैं तो अर्थ उसका बिल्कुल अलग हो जाता है। उसे रोको मत यानी जाने दो, यानी एक विराम चिन्ह का अगर हम सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो अर्थ उसका एकदम उल्टा हो जा रहा है। अगर हम किसी को रोकना चाहें और विराम चिन्ह का प्रयोग कर दे, है ना, गलत कर दे, उसे रोको मत, मत के बाद कर दे तो क्या होगा? जाने दो। हम उसको रोकना चाह रहे हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग गलत कर रहे हैं तो उसको हम जाने के लिए कर रहे हैं। वही अगर हम किसी को जाने देना चाह रहे हैं और विराम चिन्ह का प्रयोग गलत कर रहे हैं, उसे रोको, रोको के बाद अगर हम विराम लगा दे रहे हैं तो उसे हम रोकना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह का जो है विशेष महत्व होता है। चलिए अब हम विराम चिन्ह के कई प्रकार के हैं, अलग अलग चिन्हों के बारे में जानते हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिए बेटा। अभिषेक पांडे, खुशी, अभिषेक यादव, क्या है आप लोग वीडियो बंद करके क्यों बैठे हैं? चलिए, हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, देखिए आपके बुक्स में है भी, और एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। कौन सा विराम? पूर्ण विराम, यानी यह विराम चिन्ह वाक्य के अंत में, वाक्य के पूरा होने पर अंत में लगाया जाता है। जैसे सूरज पूरब दिशा में निकलता है, सदा सत्य की जीत होती है, हमारा देश भारत है ना। तो पूरा या वाक्य जब कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो उसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। दूसरा है अल्प विराम। अब विराम देखिए, जब एक वाक्य को दूसरे से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करके दिखाना होता है, यानी दोनों वाक्य में एक वाक्य दो उपवाक्य जब हो जाते हैं तो एक दूसरे को हमें अलग करके दिखाना होता है, तो हम वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मुस्कान एक बुद्धिमान, चतुर और अच्छी लड़की है, तो हम अलग अलग गुणों को अलग अलग दर्शा रहे हैं, तो वहां हम अल्पविराम लगा रहे हैं। या जब मैं विद्यालय पहुंचा,
घंटी बज चुकी थी, 2 काम हुआ। तो 2 काम को हमें अलग करना है, तो वहां जब मैं विद्यालय पहुंचा तो वहां हमने अर्धविराम लगा दिया, घंटी बज चुकी थी। यानी 2 काम एक वाक्य में 2 काम हुआ है, एक वाक्य 2 उपवाक्य हैं इसमें, इसलिए यहाँ Yes, पर ma'am. विराम का चिन्ह लग रहा है। तीसरा है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी इसमें हैरानी, हर्ष, घृणा, शोक या संबोधन की जगह पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष बोधक है, और उसमें जो है क्या कहते हैं, इच्छावाचक है ना, और उसके अलावा संदेह बोधक है कि नहीं है, कई प्रकार के हैं। विराम विस्मयादि बोधक में आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, विस्मयादि बोधक में बहुत सारे अलग अलग उपभेद किए गए हैं। जैसे आह क्या मौसम है, अरे ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हर्ष, पहले वाक्य में आपका हर्ष दिखाई दे रहा था तब भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। दूसरे वाक्य में आपको शोक का बोध हो रहा है, फिर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें अलग अलग है, हर्ष का है तो हर्ष बोधक होगा, शोक का है तो शोक बोधक होगा। इसके अलावा जो है इच्छावाचक है इसमें, और संदेह बोधक है, बहुत सारे हैं। आप उस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों ने अलग अलग पढ़ा है। चौथा आपका निर्देशक, यानी आगे आने वाले शब्दों को या कथन की ओर संकेत करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी आगे क्या आने वाला है, क्या कथन है ना, Yes, ma'am. को प्रदर्शित करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, सभी को सत्य बोलना चाहिए, या फिर सुभाष चंद्र जी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन यहाँ पर इस वाक्य को हम दूसरे चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कथन अभी आगे पढ़ाएंगे इसके लिए। यानी किसी के आगे क्या कहने का मतलब, कोई व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है उसको प्रकट करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा है उपविराम या विवरण चिन्ह। देखिए यह चिन्ह आगे आने वाले विवरण की ओर संकेत करता है, इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे तुलसीदास का अगर हमें पूरी जीवनी लिखना है तो हम उसकी कई हेडिंग डालते हैं, जीवन परिचय, उपलब्धियां, काव्यगत विशेषताएं, रचनाएं, है ना, तब वहां हम विवरण देना होता है तो उसका हम लिख देते हैं। तुलसीदास लिख के हमने 2 पॉइंट, विवरण चिन्ह में 2 पॉइंट रखा जाता है, आगे उनका जीवन परिचय है तो आप जीवन परिचय लिख रही हैं। तुलसीदास की रचनाएं लिखना है, तुलसीदास विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया, उनकी रचनाएं लिख रही हैं, ठीक है। या स्त्री स्वतंत्रता पर किसी विषय में चर्चा करना हो तब भी हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस टॉपिक को लिखने के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और फिर उस पर जो चर्चा करना होता है उसको हम करते हैं। छठवां है आपका हंसपद चिन्ह, है ना, इसे त्रुटि परक चिन्ह भी कहा जाता है। किसी लिखित सामग्री में कोई अंश छूट जाए भूलवश, है ना, तो यह चिन्ह लगाकर उस छूटे हुए अंश को पंक्ति से ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे हम लिखना चाह रहे थे, गांधी जी एक महान नेता थे, हमारे भूल से महान नहीं लिखे, गांधी जी नेता थे लिख दिए। अब हम क्या करें, महान शब्द को कहाँ एडजस्ट करें, तो गांधी जी के बीच में वही चिन्ह लगा के उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अंधा जुझारू नेता थे। राम
अयोध्या के राजा थे, हम भूल गए, राम अयोध्या लिखते राजा लिखना भूल गए, तो बीच में अयोध्या के बगल में हमने हंस पद चिन्ह लगा दिया और राजा हम लिख दिए ऊपर, है ना। इस प्रकार से हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है अर्ध विराम। देखिए इसमें एक पॉइंट रखा जाता है और फिर अर्ध विराम वाला चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना हो। अर्ध विराम में हम, अल्प विराम में हम बहुत कम रुकते हैं, अर्ध विराम में थोड़ा ज्यादा रुकते हैं, पूर्ण विराम में हम बहुत ज्यादा रुकते हैं। तो पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है, तब हमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं दिल्ली भी जाऊं, लौटकर खाना भी बनाऊं, या मुझसे नहीं होगा। मैं पढ़ने भी जाऊं और फिर आके घर का काम भी करूं, या मुझसे नहीं होगा। आप कई वाक्य एक साथ कहना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए आपको रुक रुक के कहना पड़ रहा है। कई वाक्य हो गए ना, 3 वाक्य हो गए। मैं स्कूल भी जाऊं, Yes, 1 वाक्य ma'am. हो गया। लौटकर खाना भी बनाऊं, या मुझसे नहीं होगा। तो हम वहां थोड़ा थोड़ा देर, थोड़ा अधिक देर तक रुके, तो हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि प्रश्न सबसे ही आप स्पष्ट हो जा रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जब हमें किसी से प्रश्न पूछना हो तो हम उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या कहना चाह रहे हो, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्नवाचक शब्द तो जानते ही हैं आप लोग। Yes, ma'am. चलिए अगला है योजक। योजक चिन्ह, आप लोगों ने इसको भी पढ़ा है। 2 शब्दों को जोड़ने वाले चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं रात दिन परिश्रम करता हूं, तो रात दिन एक दूसरे का विलोम है ना। कभी कभी विलोम शब्द Yes, होता है और कभी एक ही शब्द को दोहराया जाता है, तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। मैं रात दिन परिश्रम करता हूं, मैं चलते चलते थक गया, मैं काम करते करते थक गई, है ना। वह धीरे धीरे Yes, ma'am. चल रहा है, वह जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। तो यहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माता पिता भाई बहन जब एक साथ लिखना हो, अगर हम वहां पर और शब्द नहीं लगा रहे हैं तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, भी ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास का Yes, ma'am. हम और चिन्ह को हटा देते हैं तो वहां पर योजक चिन्ह लगा देते हैं। आपका आ गया 10वां उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह क्या होता है? किसी के कथन को हम ज्यों का त्यों रखना होता है। जहां पर जिस वाक्य में किसी की कथन को ज्यों का त्यों रखना होता है, यानी तब हम उस कथन के पहले और कथन के बाद में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, आगे हमने लगा दिया निर्देशक, उनके वो आगे कहना क्या चाह रहे हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। अब हम उसके कथन को ज्यों का त्यों रखना चाह रहे हैं, तब हमें यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना होता है। अहिंसा परम धर्म है, या सुभाष चंद्र जी ने कहा, सुभाष चंद्र जी ने कहा, निर्देशक चिन्ह हम लगा दिए। अब हम उनके कथन को यहाँ रखना चाह रहे हैं, तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए कहेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उद्धरण चिन्ह यहाँ बंद कर दिया जाता है। लेकिन कभी ध्यान रखिएगा, पहले हम पूर्ण विराम का प्रयोग करने के बाद उद्धरण चिन्ह को बंद करते हैं, ठीक है। किसी के कथन को रखेंगे, कथन शुरू होने से पहले उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद कथन समाप्त होगा, पूर्ण विराम होगा, उसके बाद उद्धरण चिन्ह से हम उस वाक्य को बंद करेंगे, ठीक है। अगला है विशिष्टता बोधक चिन्ह। विशिष्ट शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहां हम किसी शब्द व्यक्ति या कथन को विशेष महत्व
विशिष्ट का मतलब विशेष महत्व देना चाह रही हैं, तो वहां विशिष्टाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम, अहिंसा धर्म। यहाँ पर हमें अहिंसा धर्म को विशेष हाईलाइट करना, जिसको हम कहते हैं हाईलाइट करने के लिए विशिष्ट का चिन्ह प्रयोग होता है। अहिंसा परम धर्म है, या सदा सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत हाईलाइट करना है हमें, तो हम इसे विशिष्टाबोधक चिन्ह लगा देते हैं। इसको हम इकहरा उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, है ना? Yes, ma'am. इस चैप्टर में आप लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह जो होता है यहाँ पर लगता है, और जो विशिष्टाबोधक होता है इसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब आया कोष्टक। कोष्टक क्या होता है? किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ को या हमें संबंध को समझाना होता है, स्पष्ट करना होता है, तो हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा किसी से, मैंने उससे कहा, उससे मेरा संबंध क्या है, तो उससे के बाद हम कोष्टक में लिख देंगे मैंने उनसे कहा, यानी पिताजी होंगे तो पिताजी लिख देंगे, माताजी होंगे तो माताजी लिख देंगे, या और कोई मामा जी हो, या कोई मित्र है, मैंने उससे कहा, उससे बाद अभिषेक मुस्कान लिख दिए, है ना? जिसके बारे में हम संकेत कर रहे हैं उसका हम नाम लिख दे रहे हैं कोष्टक के अंदर, कोष्टक को फिर बंद कर दे रहे हैं। यानी यहाँ पर उसके संबंध हमारा स्पष्ट हो जा रहा है कि हम उससे कहना चाह रहे हैं, है ना? मैंने उनसे Yes, ma'am. आदर पूर्वक कहा, मैंने गुरु जी से कहा। अब गुरु जी से बहुत सारे गुरु हैं, तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि हाँ इस गुरु जी से, आप नाम लिख दे या फिर उनका सब्जेक्ट लिख दे, विज्ञान वाले टीचर या हिंदी वाले टीचर, है ना? तो उनका संबंध स्पष्ट हो जाए वहां पर। अब आपका आ गया 13वां लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब ही छोटा होता है ना? Yes, ma'am. किसी शब्द को लघु रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जब डॉक्टर लिखते हैं, कहीं पर देखिए डॉक्टर पूरा नहीं लिखा होता, डा लिखकर डा के ऊपर आगत ध्वनि है ना, आ की, उसका चिन्ह लगा देते हैं, और उसके साइड में हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। हो गया। पंडित लिखना हुआ, पन पापे बिंदी लगा दिए, अंक की मात्रा पन हो गया, और उसके साइड में हमने लाघव चिन्ह लगा दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कृपया पृष्ठ उलटिए, या फिर किसी का नाम हमें करना है, के अब्दुल कलाम, KPJ अब्दुल कलाम, तो हमने सब लेटर को एक एक लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया, फिर कलाम लिख दिया, है ना, APJ अब्दुल कलाम। Yes. इस प्रकार से लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्तार चिन्ह, किसी कथन के आगे कुछ और विस्तार भी था, परंतु यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, यह बताने के लिए विस्तार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत लंबा चौड़ा कथन है, हम पूरा नहीं लिखे, उसको हमने थोड़ा सा शुरुआत में हमने लिख दिया। कभी कभी देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको व्याख्या करना हुआ, आप लोग को पढ़ाते हैं व्याख्या करना होता है, व्याख्या में 4 लाइन 8 लाइन 10 लाइन हो सकता है, क्या विषय होता है ना? तो हम पूरी व्याख्या की लाइन को लिखकर नहीं स्पष्ट कर सकते हैं। हमें अगर एग्जाम में लिखना हुआ तो हम पूरी लाइन लिखेंगे, तब उसका अर्थ लिखेंगे, तो यहाँ स्पष्ट बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम करते क्या है, लाइन के शुरू वाले 2-3 शब्द हमने लिख दिया, और बीच में हमने पॉइंट कई पॉइंट 8-10 पॉइंट रख दिया। अब इससे समझ जाओ कि विस्तार है, बहुत बड़ा है। और फिर अंतिम वाले 2-3 शब्द लास्ट में लिख दिया, अब बीच में हमने विस्तार का चिन्ह लगा दिया, है ना, कि इसके मतलब बहुत कुछ इसके अंदर था। यहां दिया भी गया है, यह सुभाष, हाँ विस्तार के आगे देखिए किया जाता, जैसे सुभाष अर्जे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, अब पॉइंट लगा दिया गया ढेर सारा,
आजादी दूंगा नहीं लिखा गया है ना, यानी उसका विस्तार रूप है। इसको हम आपसे बताना चाहते हैं तब हम विस्तार का चिन्ह लगा देते हैं, पॉइंट पॉइंट रख के कई सारे पॉइंट रख देते हैं। अधिकतर हम व्याख्या में ऐसा करवाते हैं, है ना, थोड़ा सा पॉइंट रख दिए, लाइन खींच दिए, अंतिम शब्द को हमने लिख दिया। तो ये आपके 14 जो थे ये आपके विराम चिन्ह थे, है ना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अब तक आप जान गए होंगे अपने कथन को स्पष्ट लिखने के लिए बीच बीच में जो ठहराव आते हैं, जो हमें रुकना पड़ता है ना, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए अपनी परीक्षा स्वयं ले। अभिषेक पांडे कहेंगे विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है, इन चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा? मैम विराम चिन्ह का प्रयोग मैम रुकने या ठहरने के लिए किया जाता है। वाक्य में चलिए अनुराग बताइए आप, किसी भी वाक्य को लिखते समय या पढ़ते समय जो हम बीच में रुकना पड़ता है, जो ठहराव होता है, उस ठहराव को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्देशित किए गए हैं, इसी को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में अपने कथन को स्पष्ट लिखने के लिए बीच बीच में जो ठहराव आते हैं उसके लिए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। योजक और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है मुस्कान? योजक और निर्देशक चिन्ह में क्या अंतर है बेटा? मैम आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का। बहुत अच्छा बेटा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, मान लो आपको कहीं भी अंतर स्पष्ट करना हो तो आपको उदाहरण देना होगा। ठीक है, उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करना होता है। कभी भी किसी भी चीज का अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए आ गया आपका तो उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट किया जाता है। जैसे इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है तो आप किसी के कथन को, कहीं गांधी जी ने कहा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिए, अहिंसा परम धर्म है। ठीक है, और योजक चिन्ह का, मैं दिन रात परिश्रम करती हूँ, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिए, है ना। चलिए नीचे दिए गए विराम चिन्हों के साथ उनके उपयुक्त नाम पर सही लगाइए। क्रमांक विराम चिन्ह पहला, ये सब तो कर ले जाओगे आप लोग। क्यों आकृति? पहले में क्या होगा बेटा आकृति? मैम प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह है पहले में। दूसरा क्या है आकृति बताएं, पहचान करने, देखते पहचान कर पा रही हो कि नहीं? मैम निर्देशक चिन्ह। हाँ, और तीसरा ग में क्या है? मैम इसमें ऑप्शन ही नहीं है तीसरे का। उद्देधक चिन्ह। हाँ मैम उद्देरण चिन्ह। लेकिन उद्धरण चिन्ह का नाम ही नहीं दिया गया है यहाँ, औतरक चिन्ह दिया गया है ना। क्यों मुस्कान? ये तो उद्धरण चिन्ह है। यस मैम। तो उद्धरण चिन्ह का तो नाम ही नहीं दिया गया है। नो मैम। यस मैम। विशिष्टा बोधक दिया गया है। विशिष्टा बोधक में इकहारा उद्धरण होता है ना। मैम फिफ्थ में भी नहीं। हाँ बेटा, फिफ्थ में भी नहीं नाम लिखा है। मैम अवतरण होगा।
अवतरण, हाँ इसका अवतरण मैम होता है। अवतरण डिफरेंट। हाँ, उद्धरण या यस अवतरण। मैम। हाँ, उद्धरण या अवतरण, अवतरण होगा बेटा इसमें। और घाम में, यस ये तो मैम। आपका विस्मयाद बोधक ही है। विस्मय बोधक चिन्ह। और आकृति बताइए, अंगा में क्या है? अलप चिन्ह। हाँ, मैम इसमें भी नहीं है। मैम इसमें भी नहीं है। ऐसे नहीं है इसमें। मैम अलप विराम चिन्ह। मैम अलप विराम चिन्ह। हाँ, अल्प, अलप नहीं अल्प। और च में क्या है? योजक चिन्ह। हाँ, पहचान तो ले रही हो। और चौथा में देखिए, मैंने उसे पुकार कर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? मुस्कान बता सकती हो बेटा? मैम निर्देशक। निर्देशक चिन्ह इसमें कहाँ पर है? तीसरे नंबर पे है ना? यस मैम। वह रुका, कुछ ठहर कर उसने मेरी ओर देखा और चल दिया। अर्थ विराम। अल्प विराम। अर्थ विराम चिन्ह। हाय, तुमने बड़ी देर कर दी, क्या होगा? विस्मयादि बोधक। अभिषेक पांडे। विस्मय बोधक। विस्मयादि मैम बोधक। विस्मयादि बोधक। लिखित को ध्यान से पढ़िए। इसमें कौन सा चिन्ह मैम पूर्ण प्रयोग विराम। मैम पूर्ण विराम। विवरण चिन्ह। क्या होगा अनुराग? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। क्या होगा मुस्कान? हाँ बेटा, निर्देश दिया जाता है ना, निम्न को ध्यान से पढ़िए। यस निर्देश तो मैम। दिया गया आपको, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद वाक्य दिया यस मैम। जाएगा। तो कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ? निर्देशक है तो यहाँ पर निर्देशक। समास के 4 भेद हैं। मैम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम रहेगा। हाँ, अब रचनात्मक गतिविधियां में देखिए, निम्न कहानी को, उसको छोड़िए, ऐसे 4 वाक्य लिखिए जिसमें विराम चिन्ह सही न लगने पर अर्थ में अंतर आ सकता है। आज आप इसको करके भेजेंगे। 4 वाक्य खोज के लिखेंगे, उसमें आप विराम चिन्ह का गलत प्रयोग कर देते हैं तो अर्थ में अंतर आ सकता है। दोनों को हम आप बताएंगे। जैसे उसे रोको मत जाने दो, एक वाक्य आपका हो गया, इसमें अंतर हो रहा है ना 2। इसी तरह से और भी वाक्य होंगे, 4 वाक्य आपको लिखकर उसका अंतर स्पष्ट करना है, जिसको विराम चिन्ह न लगने से उसका अर्थ बदल जा रहा हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे आप लोग। यस मैम। मैम और चलिए, कहानी दिया गया है, निम्न कहानी में उपयुक्त विराम चिन्हों लगाइए। बीरबल की पेंटिंग। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे एक पेंटिंग बना कर दो, उसमें अपनी सोच लगाना।
आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ है कुछ विराम चिन्ह तो है ही है इसमें, लेकिन और भी कई चिन्ह बीच बीच में छूटे हुए हैं। ठीक है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर मैं एक मंत्री हूँ, मैं कैसे एक पेंटिंग बना सकता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया और कहा, अगर तुमने मुझे एक हफ्ते के अंदर एक अच्छी सी पेंटिंग बनाकर नहीं दी तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। चालाक बीरबल को एक आइडिया आया। एक हफ्ते बाद वह महल में गया। उसने अपने हाथ में एक ढका हुआ फ्रेम पकड़ा हुआ था। अकबर को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि बीरबल ने उसका कहना माना, लेकिन राजा तब तक ही खुश था जब तक पेंटिंग खुली नहीं थी। महल के बाकी मंत्री भागते हुए आए कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने वहां पर जो देखा उससे उन्हें बहुत खुशी हुई। आखिरकार उन्हें बीरबल को अब महल में नहीं देखना पड़ेगा। उस पेंटिंग में सिर्फ एक मैदान और आसमान था। उस मैदान में थोड़ी सी हरी घास बनी हुई थी। राजा ने गुस्से में बीरबल से कहा, यह क्या है? जिसका जवाब बीरबल ने दिया, हुजूर एक गाय घास को खा रही है। अकबर ने कहा, घास और गाय कहाँ है? बीरबल ने बताया, मैंने अपनी सोच को लगाया है। गाय ने घास खाई और वापस अपने असबल में चली गई। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और मंत्रियों के मुंह लटक गए। कितनी बढ़िया स्टोरी थी अकबर बीरबल से संबंधित। यस मैम। मैम अगला आपका है दिल्ली की ऐतिहासिक विरासतें। इसको बेटा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद इसमें आपको करना क्या है, कल के लिए रहेगा आपका। इसमें आपको उपयुक्त गद्यांश को छाट कर लिखिए। गद्यांश से छाट कर लिखना क्या है आपको? उर्दू के शब्द, संस्कृत से आए शब्द। तो संस्कृत से आए शब्द तत्सम शब्द होते हैं बेटा, इसको आप लोग जानते हो ना। हिंदी भाषा के जो शुद्ध शब्द हैं तत्सम, आप इसको इसमें लिख सकते हो। अंग्रेजी के शब्द, यस मैम। अंग्रेजी के शब्द भी आप लिख सकते हो। कोई कठिन तो नहीं लग रहा है? उर्दू शब्द शायद हो सकता है आपको लग रहा हो कुछ कठिन। 6 उर्दू के शब्द लिखना है, 6 संस्कृत के शब्द लिखना है, यानी संस्कृत या तत्सम के शब्द, यानी संस्कृत से या संस्कृत से आए शब्द, यानी तत्सम शब्द हो गया। और 2 अंग्रेजी के शब्द लिखना है। तो आप इसको पढ़ोगे और लिखोगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख सकोगे ना? पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ भाषा में बहुत सारे शब्द अन्य भाषाओं के आए हुए हैं। अब आप लोगों ने उधर पढ़ा था कई शब्दों के बारे में शुरू के चैप्टर में, आप उसकी सहायता ले सकते एक बार फिर से पढ़ के, और फिर आप लिख सकते हैं। जो भी तत्सम शब्द आएगा उसको आप संस्कृत वाले में डाल देंगे, और इंग्लिश के शब्द इंग्लिश वाले में डाल देंगे। उर्दू वाला शब्द है थोड़ा, लेकिन इसको भी आपको मिल जाएगा। पढ़ेंगे तब ध्यान से, ठीक है। इसको कर लेंगे आप कल के लिए। चलिए बेटा, लेट सेशन चालू हुआ था इसलिए बच्चे जुड़ रहे होंगे। अभी 5 मिनट है लेकिन हम सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। गुड बाय मैम। बाय बेटा।